नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम सदरिया सेंटर। वेलकम पेरेंट्स। हमारे तीसरे पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हैं भव्या की मम्मा, भव्या की मदर जुड़ी हैं, जो कि एक स्पेशल किड्स की मदर है। और हम ये देख पा रहे हैं कि इनके अंदर इतना नॉलेज है, इतना एक्सपीरियंस इन्होंने फील किया है, इतना सोसाइटी को नोटिस किया है कि जब आप इनसे डिस्कस करेंगे और जब आप इनसे बात करेंगे तो आपको ये पता हो लगेगा कि आप इनसे कितनी सारी चीजें सीख चुके हो। तो प्लीज पेरेंट्स मेरे पॉडकास्ट के साथ जुड़े रहिएगा और इन मदर से जो इनके चैलेंजेस है, जो इनने सोसाइटी से फेस किया है, जो भी ये प्रॉब्लम फेस कर पाते, उनसे रिलेटेड आप ये देख पाएंगे कि आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। तो देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा, लास्ट तक समझिएगा चीजों को कि कैसे इन्होंने काम किया, कैसे कैसे चैलेंजेस थे, तो इन्होंने कैसे चीजें आगे लेकर आए और कैसे सोसाइटी को हेल्प कर रही है। आज भी बहुत सोसाइटी को हेल्प कर रही है, लोगों को ये बता रही है कि कैसे इंडिपेंडेंट होके, एज ए इंडिपेंडेंट मदर होके कैसे बच्चों को अपने ठीक किया जा सकता है। तो ये पॉडकास्ट जो है, इंडिपेंडेंट होकर मदर कैसे अपने बच्चों के ऊपर काम करे, इसके ऊपर ही डिपेंड है। और मैं चाहूंगा कि आप जो भी आपकी क्वेरी हो हमें कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ताकि आपको उस चीज का आंसर मिल पाए। और आइए मिलते हैं, बात करते हैं भव्या की मदर से। सो नमस्ते मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे पास आने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप भी अपने एक्सपीरियंस से सारी चीजें शेयर कीजिएगा, ताकि उन पेरेंट्स को हेल्प मिल पाए जो पेरेंट्स ये समझते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है, या जो मदर को लगता है कि उनको कि अकेले हैं, वो अकेले कैसे लेकर चल सकते, कैसे अब मेहनत कर सकते, कितना सोसाइटी में अपने आप को प्रोवाइड कर सकते, ताकि उनके बच्चे में रिजल्ट देखने को मिले। तो मैम, अभी आपके बच्चे का नाम क्या है, अभी एज क्या है और क्या कंडीशन है? मेरे बेटे का नाम भव्य जौहर है और उसकी एज 30 इयर्स की होने वाली है। अच्छा, 30 इयर्स की होने वाली। तो मैम मुझे ये बताइए कि जब आपको बच्चे में सबसे कंडीशन आपको पता लगी, बच्चे में कंडीशन चल रही है, तो कैसे कंडीशन पता लगी आपको? क्या क्या वहां पे सिनारियो क्या क्या चल रहा था, आपके ब्रेन में क्या चल रहा था, क्या आपको बुरा लग रहा था जब आपको फर्स्ट टाइम जब आपको पता लगा कि मेरे बच्चे में दिक्कत है? तो डॉक्टर ने कैसे बताया आपको, कैसे पता लगा? मुझे थोड़ा डिटेल में बताइए। डॉक्टर्स ने उस टाइम पे तो हमें नहीं बताया, क्योंकि उनको पता चल गया था कि इनको दौरे पड़ रहे हैं। अगर उनको हम बोलते कुछ तो वो हमें सही से उन्होंने नहीं बताया। फिर धीरे धीरे इसके दौरे बढ़ने लगे। फिर हमें किसी डॉक्टर ने बोला कि आप इसे बाहर किसी डॉक्टर को दिखाइए, जो रूटीन के डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, आप उनके पास मत जाइए। फिर हम स्पेशल डॉक्टर के पास गए थे। फिर उन्होंने स्कैन करके हमें दूसरे डॉक्टरों के पास भेजे। उसमें इसको पता चला कि इसको नसों के अंदर के पड़ने वाले दौरे पड़ रहे हैं, जो इसके लिए खतरनाक है। फिर उसका ट्रीटमेंट चला था, 3 इयर्स का कोर्स था वो दवाइयों का। तो अंदर ही अंदर दौरे पड़ते थे उसको? हाँ, नसों में, मतलब दिमागी रूप से? दिमाग में तो था वो, फिर नसों की वजह से वो सोया ही रहता था। अच्छा। ना उसने खाना ना कुछ पीना। जरा सा हिलता तो हम उसको फिर थोड़ा सा 2 चम्मच दूध पिला देते, क्योंकि सकिंग पावर थी नहीं। और उसने दूध भी चमचों से ही उसको पिलाया जाता था। 4-5 साल तक तो हमारे साथ ये बहुत दिक्कत रही थी कि भी कुछ खाना नहीं है। फिर धीरे धीरे जैसे दवाई का डोज शुरू हुए, फिर उसके थोड़े मूवमेंट्स होने शुरू हुई बॉडी में, जैसे शरीर थोड़ा बढ़ने लगा। फिर भी उसने सैरेलेक्स के अलावा 3 साल 3.5 साल तक उसने सैरेलेक्स के अलावा कोई और चीज नहीं खाई। मैम ये बताइए कि जैसा आपने बताया कि उसके ब्रीथिंग में भी, जब आप प्रेगनेंसी में थे और जब डिलीवरी हुई आपकी, तो कुछ सांसों में भी दिक्कत हो गया था उसकी? वो डिलीवरी के टाइम पे ही कॉम्प्लिकेशन हुआ था ना, क्योंकि क्या डॉक्टर ने किया था? डॉक्टर का था कि डिसीजन उन्होंने नॉर्मल करा था, नॉर्मल होना नहीं था, वो ऑपरेशन से डिलीवरी होनी थी, क्योंकि उस टाइम पे बीपी मेरा हाई था बहुत। अच्छा अच्छा। और वेट भी उसका ज्यादा था और टाइम पीरियड्स खत्म हो चुका था जो उन्होंने दे रखा था। उसके बाद भी वो डिलीवर होके बच्चा बाहर नहीं आ रहा था। फिर 1 बार लेबर रूम में लेके गए थे, फिर हुआ कुछ नहीं। और फिर इंजेक्शन लगाया आर्टिफिशियल पेन का, उसके जरिए उसको बाहर निकाला। फिर वो आधा बाहर था आधा अंदर था उस टाइम पे जब पेन हुआ स्टार्ट। तो उसको बाहर लेने की बजाय उसने अंदर वापस पुशिंग कर दी। पुशिंग कर तो दिया अंदर की, बाहर एक साथ ही पूरा बाहर निकालूंगी। फिर काट पीट के उसको बाहर निकाला, तब वो रोया नहीं था। ना रोने की वजह से फिर उसकी सांसें नहीं खुली। ऑक्सीजन का उसको फिर डैमेज था, तो इसलिए उनको समझ में आया नहीं कि क्या करें। और वो डिले होके ऑक्सीजन लगी, तो फिर उसके बाद वो 5 मिनट डिले उनकी रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि ऑक्सीजन का जो डिले हुआ है वो 5 मिनट का हुआ है। और उसके बाद फिर वो उन्होंने जब ऑक्सीजन लगाया, तो उसके बाद फिर वो जो रोया, फिर 15 दिन तक तो वो नॉन स्टॉप रोता ही रहा। फिर तो उसने चुप होना शुरू रखा ही नहीं ना। फिर वो कभी इधर ग्लूकोज लगाए सिरिंज, कभी हाथ में सुइयां चुभ हुई, क्योंकि फिटिंग तो उसने करनी नहीं थी।
किसी तरह उसको डाइट में तो देना ही था ना कि भी कुछ तो उसके अंदर जाए। वो ग्लूकोज के लिए वो सुइयां कभी उसके हाथ में लगाएं, कभी उसके पैर में लगाएं, ऐसी उसकी बुरी हालत कर रखी थी। थोड़ी देर के लिए मुझे दिखाने के लिए देते थे, उसके बाद फिर उसे वापस ले लेते थे। 7 अगस्त का उसका बर्थ हुआ था, फिर 15 अगस्त तक वो उनके पास ही था, मतलब कमरे में ही था मेरे, पर मेरे पास उसको ऐसे नॉर्मली नहीं देते थे जैसे नॉर्मल बच्चों को दे दिया जाता था कि फीडिंग करा के आप इसे वापस दे दो। वो 1 आध 2 बार मुश्किल से दिया होगा, क्योंकि उसने फिर फीडिंग तो की नहीं, तो इसलिए फिर वो देते ही नहीं थे, दिखा देते थे बस कि देख लो ये ऐसा है बस। तो देख पा रहे होंगे पेरेंट्स आप लोग कि एक मदर के डॉक्टर की गलती की वजह से बच्चे में कितना बड़ा मतलब कितनी ज्यादा परेशानी देखने को मिली। एक मदर के लिए कितना बड़ा पेन मोमेंट हो गया उनके लिए कि पूरी जिंदगी उनकी खराब कर दी डॉक्टर ने, उन बच्चे की भी जिंदगी खराब कर दी एक डॉक्टर की गलती की वजह से कि बच्चा एक प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन में होना था बट हो नहीं पा रहा था। तो वो पेन देते हैं, जिस तरीके से लेबर पेन के लिए इंजेक्शन दिया जाता है उन्होंने देना स्टार्ट किया, और जिसकी वजह से उनको लगा कि नॉर्मल डिलीवरी करेंगे, सिजेरियन डिलीवरी नहीं करेंगे, जबकि सी सेक्शन से होना था वो। और डॉक्टर ने फिर क्या किया कि बच्चा बाहर आया और बच्चे को फिर से मतलब थोड़ा सा बाहर आ गया था, लेकिन फिर से बच्चे को अंदर डाल दे ताकि हम बच्चे को अच्छे से अच्छे से निकालेंगे। जिसकी वजह से क्या हुआ कि बच्चे जब सांस लिया उसने और सांस जब नहीं ले पाया वापस जाने की वजह से, तो उसमें फिट्स आया और जिसकी वजह से पूरा लाइफ उसका चेंज हो गया, उसका मतलब पूरा लाइफ खराब हो गया। ये बहुत पेनफुल मोमेंट होता है एक मदर के लिए। मेरे को भी जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था तो मुझे भी बहुत मतलब गुस्सा आया डॉक्टर्स के ऊपर कि ऐसा क्यों करते पेरेंट्स के साथ, समझ में नहीं आता। अभी और सुनिएगा कि बहुत आपको शॉकिंग चीजें सुनने को मिलेगी। तो मैम एक चीज और बताइएगा कि ये सब होने के बाद जब बच्चे में पता लगा कि बच्चे में न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो गई है, कोई ऐसा नर्व को लेके इश्यू हो गया है, तो आप कहाँ लेके गए, कैसे कैसे चैलेंजेस फेस कर रहे थे, कहाँ डॉक्टर ने क्या क्या बोला, थोड़ा उसके बारे में बताइए। क्योंकि जब इसके सिटी स्कैन्स वगैरह हुए फिर वो डॉक्टर्स ने बताया कि इसको दौरे का ट्रीटमेंट चलेगा, वो 3 साल का ट्रीटमेंट है। आप वीकली मंथली जैसे भी आपको पॉसिबल हो 2-3 महीने के बाद आप मुझे आके दिखाते रहो। फिर 3 साल तक तो फिर उसकी दौरे की दवाइयां ही चली है, जिसमें वो फिर वो दवाइयां लेके सोया ही रहता था, इसलिए हमें उसमें कोई मूवमेंट का पता ही नहीं चलना थी उसने क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, क्योंकि वो डोज उनके स्ट्रांग थे कि बच्चा सोया रहे और उसको दौरे नहीं पड़े। वो जरा सा ही जो हिलता था असर खत्म हो जाता था, तो हम उसको 2 चम्मच कुछ भी मतलब दे के दूसरी दवाई का टाइम हो जाता था, क्योंकि डोज 3-4 बार दिन में देने पड़ते थे। अच्छा। और बस वो हिलाया डुलाया और जरा सा 2 चम्मच दूध डाला, पानी डाला, जो वो लेता था, क्योंकि शुरू में तो उसका खाने पीने का कुछ सिस्टम हमें समझ में ही नहीं आता था कि हम इसे देंगे क्या। 3.5-4 बार फिर 3 साल का जब कंप्लीट होने वाला था तो फिर मेरे को सेकंड चांस मैंने उठाया, क्योंकि मदर इन लॉ बोल रही थी इसमें कोई चांस तो दिख नहीं रहा है, हम इसके लिए कब तक बढ़ेंगे, और मेरे होते होते अगर दूसरा चांस तुम उठा लेते हो तो शायद मैं दूसरा बच्चा अपने सामने देख जाऊंगी। मैंने तो बहुत कोशिश करी कि मुझे नहीं करना है, पर उन्होंने मेरे पीछे पड़ के, क्योंकि इसको कोई पकड़ता भी नहीं था, सारा काम मुझे खुद ही करना है, तो इसको साथ में ले लेके काम करना था। स्लैब पे लेटाना, जिधर किचन में काम करना है तो किचन में स्लैब पे लेटा के काम करना पड़ता था। फिर दवाइयों की वजह से ध्यान भी रखना पड़ता था कि कुछ झाग वाग ना निकले या कुछ गिरे नहीं, कुछ ना हो, तो उसको साथ साथ रखना पड़ता था। और उसका प्रॉपर 4 साल तक तो उन्होंने मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया कि भाई कोई दवाई का ये डोज मिस कर देगी, कहीं भी अगर गप्पे मारने के लिए चली गई, इस चक्कर में उन्होंने कहीं मुझे बाहर नहीं निकलने। अभी इस चांस में फिर वो दूसरा आ गया। फिर वो लास्ट 2 महीने की दवाई रह गई थी उसकी 3 साल कंप्लीट होने पे, फिर मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी कि भी अगर प्रेगनेंसी वो कंप्लीट हो गई है तो फिर इससे पहले मैं एक बार डॉक्टर को दिखाऊं। फिर उसने बोला कि मैडम अभी दवाई इसकी बंद नहीं करेंगे, आपको 6 महीने एक्स्ट्रा और पिलानी पड़ेगी। वो 6 महीने उसने वो एक्स्ट्रा इसलिए दी कि भाई अगर दूसरे बच्चे के साथ इसको कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो फिर आप 2 बच्चों को साथ में कैसे संभालोगे, क्योंकि आपको फैमिली का सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। फिर वो 6 मंथ्स उसने दवाई जो है वो एक्स्ट्रा पी। वो एक्स्ट्रा दवाई पीने के बाद फिर जब ये 4 साल हुआ 5 साल का हुआ ठीक से, तब इसकी बॉडी में थोड़ी थोड़ी मूवमेंट्स 4-5 साल में जाके बॉडी मूवमेंट में थोड़ा फर्क पता चला। तो जैसे आपने मुझे बताया कि एक तो आप ये बता रहे कि कोई भी सास ससुर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, ऊपर से हस्बैंड भी ज्यादा सपोर्टिव नहीं थे, घर में सारा काम आपको अकेले करना पड़ता था। उस बच्चे के कंडीशन को भी आप नोटिस कर रहे थे, उस बच्चे को देख रेख करना था, साथ के साथ आपका दूसरा बच्चा भी हो गया था।
उसको भी देख रेख करना था। फिर उसको भी देख रेख करना था। 2-3 दिन के लिए मेरी सिस्टर इन लॉ आई थी देखने के लिए, क्योंकि उसकी दवाइयों का कोर्स चल रहा था, वो भी इसलिए कि भाई कोई दवाई उसकी मिस नहीं होने पड़े, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था जहाँ दवाई मिस हो जाएगी वो 3 साल और उसको पीनी पड़ेगी, इसलिए हमें उसकी बहुत चौकसी रखनी पड़ती थी। फिर मेरी डिलीवरी का जब टाइम नजदीक बिल्कुल 1 दिन रह गया, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि बच्चा कंप्लीट हो गया है और अभी 15 दिन आपकी डेट में बाकी है दूसरे बच्चे की बात दूसरे करें। बच्चे के बारे में, तो आप इसको, अगर आप तो खाना खा रहे हो और आपके बच्चे को डाइट नहीं जा रही है और आपने क्या डिसीजन लेना है? मैंने कहा मुझे कोई डिसीजन नहीं लेना, मैंने तो पहले ही तेरे को पेपर साइन करके आपको दे रखे हैं कि मेरे डिसीजन को नहीं देखना, ना मेरे लॉस के डिसीजन को देखना, अगर ऑपरेशन करना पड़ा तो जस्ट ऑपरेशन कर लेना, क्योंकि बिना उसके मुझे नहीं लेना दूसरा चांस। अब ये एक ही चांस उठना है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, वो मेरे लॉस की किस्मत है, क्योंकि उनको लड़के की चाह है और मुझे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दो बच्चों के बीच में मैं फंस जाऊंगी, मैं किसका ध्यान रखूंगी और किसका ध्यान नहीं रखूंगा, इसीलिए 2 ही बहुत हैं जो भी हैं। आजकल के सिनारियो में भी आपके सास ससुर का ये माइंडसेट था कि मेरे को लड़का चाहिए, और वो कंडीशन ये थी कि आज तो रहती है ना सर, कि रहे ना रहे, वो शो ऑफ तो ऐसा हो जाता है ना, दिखाते हैं, बोलेंगे नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में बता देते हैं, तो उससे पता तो चल जाता है कि हाँ लड़के हैं तो थोड़ी वैल्यू होएगी, लड़की नहीं होएगी तो अनमैरिड हो जाएगी। ये भी अच्छा था कि वो पहला बेबी लड़का था, अगर वो आज की डेट में वो लड़की होती और उसके साथ और 36 कॉम्प्लिकेशन होते तो फिर मुझे तो घर से बाहर ही कर जाना पड़ता, क्योंकि लड़कियों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स, लेडीज प्रॉब्लम भी चलती हैं, दूसरी प्रॉब्लम्स भी चलती हैं, उसमें फिर बंदा और परेशान हो जाता है। इसमें अब ये तो है ना कि कुछ ज्यादा नहीं है, दिक्कतें तो बहुत सारी मेरे को फेस करनी पड़ी, पर वो जो लड़की के साथ ज्यादा दिक्कतें आती हैं उससे थोड़ा राहत है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भगवान की दया से आपको लड़का हुआ, और जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा कम मतलब देखने को मिला। लड़की होती तो शायद वो आप घर में ही नहीं रह पाते आप। अब अगर जिस एज में वो है उसके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ता है कि उसको घर में अकेले नहीं छोड़ के आ सकते। अभी तो फिलहाल मैं उसको छोड़ आई हूँ। करेक्ट करेक्ट, 28-29 साल का बच्चा हो गया। अगर इस एज में वो लड़की होती फिर चौकसी रखनी पड़ती कि भाई किसके पास छोड़ा जाएगा, कौन ध्यान रखेगा, कहाँ छोड़ के निकल सकते हैं। अब तो ये है कि उसको टीवी लगा के दे दिया, वो आराम से टीवी देखता रहेगा, कोई परेशानी नहीं है मुझे। एक चीज और बताइए कि आपको ये पता लग गया कि 4-5 साल में कुछ मूवमेंट स्टार्ट हो गया, उसका मेडिसिन से थोड़ा बहुत हिलना डुलना स्टार्ट किया 4-5 साल में जाके, फिर आप 4 साल के बच्चे को देख के वो कहते नहीं थे, और आज के बच्चे को देख लेंगे तो पता नहीं चलेगा कि ये 4 साल का बच्चा, वो जो बच्चा था ये वही बच्चा है, क्योंकि धीरे धीरे फिर उसकी जो स्थिति है बिगड़ने लग गई ना, क्योंकि प्रॉपर ट्रीटमेंट फिर रुक जाता है 2 साल, फिर बीच में फिर गैप लग गया कि नहीं कराना, कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। हाँ, घर वालों के हस्बैंड कहने लगे कुछ हो तो रहा नहीं, कराना नहीं मत कराई। फिर जब ये हो गया फिर 2 साल मुझे घर बैठना पड़ गया ना, मेरे दूसरे बच्चे को कौन देखेगा? उसको लेके, वो कहते हैं जाना है तो दोनों बच्चों को ले जाओ, एक बच्चे को लेके ही थेरेपी सेंटर जाना बहुत मुश्किल काम है। तब मैं बाल भवन ITO पे जाती थी, जिस टाइम पे कोई बसें वगैरह नहीं चलती थी, एक बस सिर्फ 317 नंबर की जाती थी, वो भी RTV चलती थी। वो भैया के साथ ही मैंने सेटिंग करी थी, वो मुझे जहाँ देखते थे। मतलब आप 2 घंटे का सफर करके जाते थे और आते थे, और रोज लेके जाते थे? रोज लेके जाती थी, सुबह 9 बजे निकलती थी, 5 बजे उठ के सवेरे सारा घर का काम करके जाती था। कितनी एज का था तब? ये था कोई 7 या 8 साल का होगा। और कैसे लेके जाते थे आप? RTV में, कहते रही हूँ, गोदी में लेके जाते थे? हाँ, गोदी में लेके जाती थी RTV पे। और वो बस छोटी जो मिनी बसें चलती थी उस टाइम पे, अब तो शायद नहीं चलती। भारी नहीं लगता था आपको कि बच्चा 7-8 साल? उसमें वजन ही नहीं था ना सर, वो डाउन हो गया ना एकदम, जब उसको दौरे पड़ने लगे तो उसका वजन बहुत कम हो गया। हमें जब वो पैदा हुआ था तब 4.5 किलो का वजन उन्होंने रिपोर्ट में लिखा था, दोबारा 10 किलो करने के लिए मुझे 10 साल लग गए, इतना डाउन हो गया था वो दौरे पड़ने के चक्कर। तो आप 2 आवर आप लेकर जाते थे, 2 आवर आप लेके आते थे। वहाँ वेटिंग जो गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट का है ना, ऊपर से घर का काम भी करना पड़ता है। काम भी करना, सुबह 5 बजे उठ के मैं सारा घर का काम, बातें भी सुन, सब कुछ करना पड़ता सारा काम करके उनका नाश्ता वाश्ता बना के रख के जाती थी। और वो तो फिर थोड़ी देर हुआ कि फिर वो बेबी सिटर वगैरह खरीदा, उसमें बैठा दिया उसको, वो थोड़ा देर काम कर लेता था। फिर इसका कोई स्पेशल स्कूल खुला उसका 2009, जब ये मेरा बेटा छोटे वाला पैदा हुआ। 99 की बात बता रहे थे? 99 की 99 की बात बता रहे हैं? ये 95 में पैदा हुआ था ना बड़े वाला, जिसकी बात चल रही है। और वो 99 में छोटा हुआ, फिर उसको गोदी में लेके जाती थी साथ में। वो वैन भेजते थे मेरे लिए कि इसको स्कूल भेजो, क्योंकि मैंने कुछ टाइम तक फिर उसको पालने के छोटे वाले के चक्कर में इसको स्कूल में डाला था। ये तो बड़ा चैलेंजिंग, मतलब छोटे वाले बच्चों को भी आप हाथ में रखते थे और बड़े वाले को भी लेके जा रहे थे? मीटिंग्स वगैरह होती थी, वो केयरिंग करते थे मेरे बच्चे को सारे दूसरे वाले। मैडम मीटिंग में अटेंड कर ले,
बच्चे के साथ वो बैठेंगी अंदर और हमारे बच्चे को बाहर रखा जाता था। वो सारे सपोर्टिंग पेरेंट्स जो 2-2 3-3 4-4 आते थे। नहीं तो वे छोटा बच्चा तो 6 महीने का 3 महीने का बच्चा सोया ही रहता है, उसको वहां लिटा देते थे। जाकर हम इसकी मीटिंग अटेंड करते थे, फिर दोनों को वो वैन वाले में जो भैया घर छोड़ने आते थे। मतलब आप दोनों बच्चों को एक साथ हाँ, लेके जाते साथ लेके 1 साल तक वो हस्बैंड दोनों कभी नहीं जाते थे? नहीं, वो आज तक जिंदगी में कभी कहीं नहीं गए, आज तक कभी नहीं गए जिंदगी? कहीं नहीं गए। वो उसको लेके जाना और फिर वो मुझे छोड़ देते। 1 साल तक तो ये सब ऐसा चला। आपके दिमाग में नहीं आता था कि मैं भी छोड़ दूं, हस्बैंड देखेंगे, ऐसा नहीं लगता था आपको? उनका छोड़ दे, छोड़ना है तो तेरी मर्जी है, हमको तेरे पे बर्डन थोड़ी डाल रहे हैं कि तुझे इसको करना है, छोड़ दे। नहीं कर सकती तो हमको तेरे पे फोर्स थोड़ी किया हुआ है कि तुझे करना ही कर। सीधे बोल देते थे? तेरा मन करता है तो कर ले, नहीं करता तो मत कर। अच्छा। फिर बाल भवन पे भी मैंने 2-3 साल दिखाया था। फिर वहां भी जब रिस्पांस आने लग गया तो फिर इन्होंने फिर झगड़ा कि भाई तू तो रोज सुबह निकल जाती है, अब छोटे वाले को फिर पीछे कौन से, जब वो तो बड़ा होगा ना सर, जब बच्चे की ग्रोथ होएगी तो एज वाइज वो भी बढ़ेगा। फिर मैंने 2.5 साल का ही उसको उठाया और उसको प्ले स्कूल में डाल दिया। मैं तू जा भैया, 1 बजे तक मैं आऊंगी, 1 बजे तक तू वहां रहेगा। मैंने उस माई को सेटिंग कर दी थी कि आधा घंटा तो अपने पास रहोगे। बड़े बच्चों की छुट्टी देर से होती है, छोटे बच्चों को जल्दी कर देते थे। वो 12 बजे फिर मेरी दुकान ये आपकी मजबूरी बन गई कि बच्चे को, छोटे वाले बच्चे हाँ। को मुझे प्ले स्कूल में भेजना है। अपने में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो आप मुझे, और बहुत सारे चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे उस टाइम। ये मेरे लिए लिटरली शॉकिंग है, और जो भी पेरेंट्स सुन रहा होगा ये आपके मेहनत को मतलब सलामी दे रहा होगा कि आपने कितना मेहनत किया लिटरली। और दूसरे मदर को जो हेल्प मिल जाता है, ना आपको हस्बैंड का सपोर्ट मिल रहा था, ना आपको सास ससुर का सपोर्ट मिल रहा था। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिलता फिर, और आपको देखने के बाद वो तो फील कर रहे होंगे कि हाँ मुझे भी उस तरीके से पेरेंट मतलब एज ए पेरेंट्स एज ए मदर काम करना चाहिए। अकेले आप जा रहे थे हर जगह, अकेले आप सब चीजों को फेस कर रहे थे, अकेले डॉक्टर के पास भी जाते थे क्या आप? सर डॉक्टर्स के बाद तो फिर दौरे के ट्रीटमेंट जब रुक गई उसके बाद तो गए नहीं। अच्छा। फिर फिजियोथेरेपी उन्होंने रिकमेंडेशन की थी, फिर वो जगह जगह चेंज करके हम वो ही करवाते रहे थे, क्योंकि दौरे खत्म तो उन्होंने कहा फिर कोई खास आने की जरूरत नहीं है, फिजियोथेरेपी चलानी है आपको। अगर यहाँ आना है कैलाश हॉस्पिटल नोएडा में जो था, तो वो तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि रोज इतनी दूर आना जाना मेरे बस का नहीं था। फिर उनका जो आपके घर के आसपास पड़ता है वहां से कराइए। फिर शुरू में तो हमने पहले जब 1 ईयर्स का हुआ था तब ये नॉर्दर्न इंडिया में स्पास्टिक सोसाइटी वालों का सेंटर है, वहां दिखाया था मेरौली के पास। वहां से चला 2-1 साल। फिर उन्होंने स्पेशल पेरेंट्स को दिक्कत होने लग गई कि भी बच्चे सो जाते हैं रास्ते में, यहाँ आकर थेरेपी नहीं करा पाते, और कुछ बच्चों को वॉमिटिंग वगैरह हो जाती थी या बारी आने तक बच्चे की उनका टाइम खत्म हो जाता था, तो पेरेंट्स को ऐसे ही वापस आना पड़ता था। फिर उन्होंने बोला कि हम अपने थेरेपिस्ट घर भेजते हैं, तो 1 साल फिर वो थेरेपिस्ट घर आने शुरू हुए। 15 दिन के बाद वो हमें एक्सरसाइजें बता जाए कि ये एक्सरसाइजें करानी है। शुरू में तो उनको भी चाव था कि भी चलो, जोश जोश में उन्होंने जो चीजें कही वो करवा दी। जब लगा कि ये लंबा प्रोसीजर चलेगा तो वो फिर पीछे पीछे हटने लग गए। अभी अपने आप ही करना है इसको, तो जो कुछ करना है यही देखेगी, हमें तो कुछ करना है, क्योंकि घर में थेरेपी कराने का मतलब है 2 बंदे चाहिए। बिना थेरेपी, 2 बंदों के बिना थेरेपी नहीं हो सकती। अब अकेले तो मेरे से होनी नहीं थी। फिर मैंने बाहर के ही रास्ते ढूंढे जहां पर फिर आसानी से हो जाए। फिर इस बीच फिर मुझे बोला गया, वहां पे दिखाया मैंने बाल भवन पे 6-7 महीने, फिर मैं वहां इसको लेके गई। उसके बाद फिर 2 साल ऐसा झगड़ा हुआ कि 2 साल तो मैं फिर उसको छोड़ ही दिया। मेरे भी मन में आ गया कि जान दो, फिर जब तुम्हारी औलाद है तो खाली मेरी ही औलाद थोड़ी है। 2 साल के बाद फिर जब मैंने देखा कि उसकी हालत ज्यादा खराब होने लग गई है, वो फिर उसको मैंने प्राइवेट दिखाया। वहां पर उसने बोला कि आप मुझे इसे लाके दिखाओ, मैं देखता हूँ कि इसमें क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। फिर कम से कम 12 साल मैंने उनके पास लगाए। मैम जब आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेके जाते थे तो फिजियोथेरेपिस्ट ने आपने बताया था कि कुछ गड़बड़ कर दिया था, ये क्या था मैम, वो बताइए जरा पेरेंट्स को। फिजियोथेरेपी वहां पे मशीनों के साथ होती थी पहले, और फिर मैनुअल कराते थे। 1.5 साल तक तो उन्होंने कराया मैनुअल। फिर उन्होंने बोला कि अब मशीनों से ही होगा। मुझे समझ तो थी नहीं पूरी तरह से कि आगे क्या प्रोसीजर चलने हैं, तो वो फिर मशीनों के साथ जो थोड़ा चलता रहा, काफी 2-3 साल तक तो ठीक चला। उसके बाद उन्होंने बच्चा ठीक चला, मतलब बच्चा ठीक चला, थेरेपी ठीक से चली, क्योंकि बच्चे में थोड़ा सा जो हरकतें शुरू हुई थी, बस वही जैसे नॉर्मल एक्सरसाइज है वो कराते थे, वो हम घर में करा लेते थे। उसके बाद फिर उन्होंने जब मशीन चेंज की, उसके बाद फिर उसकी टांग में वो जरूरत से ज्यादा वो हार्ड वाइब्रेशन जाने की वजह से उसकी टांग में वो कॉन्ट्रैक्चर सा बनना शुरू हो गया। फिर मैंने उनको बोला तो बोले कह रहे कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ ना। फिर हार के जब मेरा इतनी पार मामला दिमाग ठनक गया, फिर मैंने उनको छोड़ दिया धीरे धीरे। एकदम से जो नहीं छोड़ा,
कुछ बहाना लगाया। उस बीच मेरे ब्रदर की भी तबीयत खराब रहने लग गई थी, फिर मुझे इसकी थेरेपी करा के उसको आरएमएल में भी देखने जाना पड़ता था, क्योंकि उनको आंखों में डबल डबल सा दिखने लग गया था। तो वो फिर 5 महीने वहाँ आरएमएल में ही भर्ती हुए रहे थे। तो मुझे फिर हफ्ते में 3 दिन उनके पास भी जाना पड़ता। सुबह इनको करा के सब काम करा के 4 बजे मैं जाती थी, रात को 9 साढ़े 9 बजे जब आऊंगी तभी मैं उसको देख पाती थी। उस बीच में छोटे वाले को उसके पास बैठा जाती कि भाई उसका ध्यान तुझे रखना है, सो जाएगा उसके बाद तुझे देखना है। क्योंकि 2017 की ये बात है, ये जब मैं इस तरीके के डबल स्टैंडर्ड के फेसेस को झेल रही थी कि वहां भी जाना है, वहां भी जाना है, फिर उसको भी देखना है। 6 महीने तक ये रेलगाड़ी बनी हुई थी। 2018 आते ही तब तक मैं 2017 से इसको वहां से छोड़ के उनके पास से छोड़ के अमर ज्योति में दिखाना शुरू कर दिया था। अमर ज्योति में भी 6 महीने चला था वो, क्योंकि इसकी बॉडी इतनी स्टिफ हो गई थी कि वो भी ढंग से हाथ लगाने को तैयार नहीं होता था। पर ऊपर एक मैम थी, उनका नाम तो मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने फिर उसको बोला कि आप इसे डेली ला सकते हो थोड़े दिन के लिए, तो डेली लेके आओ। उनको डांट भी पड़ी कि आप ऐसे बच्चे को, सीवियर बच्चे को डेली क्यों बुला रहे हो। फिर मैं फिजियोथेरेपी 3rd फ्लोर पे वहां पे उसको लेके जाती एक थी। चीज और बताइएगा, जो आप बता रहे कि 3rd फ्लोर पे आप लेके जाते तो अकेले लेके जाते थे ऊपर? हाँ, 3rd फ्लोर पे रैंप से रास्ता था, क्योंकि वहाँ लिफ्ट तो है नहीं अमर ज्योति में, तो रैंप से ही चढ़ाना है और रैंप से ही उतारना होता था। चढ़ा लेते थे आप? हाँ, रैंप से ही चढ़ाती थी उसको, लेके जाती थी। 1 महीने तक रही। फिर नीचे उन्होंने बोला कि अब इसके थोड़ा सा बॉडी रिलीज हो गई है, तो आप ऑक्यूपेशनल डिपार्टमेंट में नीचे की तरफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टार्ट कीजिए। साथ में वो भी दिखाई। लिखा तो था पर वो पहले कराते नहीं थे, क्योंकि बॉडी इतनी स्टिफ हो गई थी उसकी कि मुझे 2-3 दिन में बैठने में, उसको कराने में उनको भी मुश्किल होती थी। तो जैसे मैम आप बता रहे कि बच्चे 95 का जो 1995 का है, 2017 में वो 21 साल का था जब मैं इसको वहां लेके गई। 2017 में 21 साल का था? हाँ, 21 प्लस में चल रहा था उस जब मैंने टाइम इसको। का सोसाइटी और इस टाइम की सोसाइटी में कोई डिफरेंस देख पाते हैं आप? सोसाइटी में तो ये है कि कोई खास इतना नहीं है, क्योंकि मैं ज्यादा सोसाइटी में गई नहीं, क्योंकि मैं फिर इसके चक्कर में घर से बाहर तो निकल ही नहीं सकती थी। ना मैंने कोई मैरिज, ना कोई फंक्शन, ना कोई अटेंड तो करना नहीं, इसलिए सोसाइटी में 1-2 छोटे होते में इसके साथ अटेंड किए थे, पर उसमें मदर इन लॉ का वो थोड़ा रूखा वार होता था, इसलिए फिर मैंने खुद ही से ही जाना बंद कर दिया। मैं वहां जाती थी जहां इसको लेके जाया जाता था, और जा नहीं जाती थी तो फिर इसको लेके नहीं जा सकते सोसाइटी थे। नहीं कहती थी कि कैसा बच्चा है, कैसा आपकी वजह से ऐसा हो नहीं, गया? जैसे जब सोसाइटी में जाएंगे नहीं तो फिर कैसे बताएंगे, कोई बोलेगा उसके बारे में। हाँ, ये भी बात है। हाँ, अकेली जाना है तब तो कोई पूछ लेता था कि भी आपका बच्चा कैसा है, ठीक है या नहीं है। वो तो हालचाल सभी पूछ लेते हैं, जैसे नॉर्मल बंदा बिहेवियर से पूछता है। साथ में लेके जाना है कि वो तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं ना, मेरे अपने लॉस में तो है ही नहीं। जब नए लोग उससे मिलते हैं तो नए लोग मिलते हैं, बच्चा तो खुश होता है, पेरेंट वो बाहर के लोग भी खुश होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि उसको कोई इरिटेशन है, कोई वो है, कोई वैसे बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, सिर्फ हाइट और ग्रोथ ही तो नहीं बढ़ी। बाकी फेस से स्माइलिंग फेस है, कोई ऐसी बात नहीं है कि उसको देख के कोई डर जाए, ऐसी बात भी नहीं है। कई बच्चों का तो देखते हैं ना कि बॉडी की वजह से भी प्रॉब्लम होती है और उसके फेस में चेंजेस आ जाते हैं, इसलिए कईयों को डर लगता है कि टेढ़ी मेढ़ी बॉडी है या अपर पार्ट ठीक है, लोअर पार्ट खराब है, तो भी कई लोग हेसिटेशन में लेते हैं। पर उसके सब मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, तो इसलिए फिर मैं जहां भी लेके जाती थी अपने साथ ही लेके जाती थी, क्योंकि अलग से तो कभी गई नहीं। और ना मैं मैरिज वगैरह में तो बहुत कम चांस है। ये मैंने 2018 में इसकी एक मैरिज मैंने अटेंड कराई थी, वो भी मेरे घर की मायके की थी। ससुराल की शादियों में तो अलाउ ही नहीं था कि जाना ही नहीं है, तो मैं अपने मायके की शादी। तो इतना क्यों बाउंडेशन आपने क्रिएट किया था? आपको लगा नहीं कि मैं अपने बच्चे के लिए दूसरी शादी कर लेती हूँ, अपने बच्चे के लिए दूसरा रूट अब यूज कर लेती हूँ ताकि मेरे बच्चे को दूसरा रूट कर लेती तो फिर बच्चा कौन देखता? उन्होंने तो बच्चा भी नहीं रखना था। Correct. फिर ऐसे बच्चे के साथ दूसरी शादी कौन करेगा? आजकल नॉर्मल बच्चे के साथ कोई शादी करने को तैयार नहीं होता, तो स्पेशल बच्चे के साथ कौन शादी करे? सही बात। फिर कमाने का रास्ता देखना है, अगर कमाने जाना है तो फिर इसे कहाँ छोड़ा जाएगा? हाँ, हुआ था, ये इशू भी हुआ था, तब दूसरे वाला भी हो गया था, 2 साल का 3 साल का वो हो गया था। उसके बाद भी मेजर इशू हुआ था, ड्रामा। वो बोले जाएगी तो फिर तू आएगी नहीं, मैं तुझे लेने नहीं आऊंगा। कहीं तू ये सोच रही हो कि तू चली जाएगी लड़ भिड़ के, मैं तुझे मनाने लेके जाऊंगी, ये तामझाम जो तेरा पड़ा है लेके जा इनको साथ में। तब तो मुझे समझ नहीं थी कि मैं इन्हें एक बार चांस उठाने की कोशिश की थी, फिर बाद में मुझे समझ में आ गया, गई नहीं थी, समझ आ गया था कि भाई बच्चे इनके पास ही फेंक दें, क्योंकि बच्चे इनके भी हैं, कोई खाली मेरे अकेले के बच्चे नहीं है। क्योंकि मैं ही क्यों सफर करूं, मैंने पैदा किया। मेरी मदर इन लॉ कहती है माओ की फर्ज होती है। मैं कहा बच्चा माँ के पेट में पलता है तो आदमी भी तो सपोर्ट करता है, कोई पेट से तो बच्चा पैदा होके आ नहीं जाता ना, दोनों के संभोग से ही तो बच्चे पैदा होते हैं। तो फिर पति क्यों आराम करे और बीवी सफर करे? अभी तक मैं सुनती हूँ
ये तेरा कराया है, तेरी वजह से ऐसा हुआ है, फलाना हुआ है, क्योंकि डॉक्टर ने शुरू से ही इनके दिमाग में बैठा दिया कि आपकी भी बहू ने लेबर पेन ठीक से नहीं लिए थे, इसलिए ये बच्चा ऐसा हुआ है। और फिर जब हम इसको दिखाया, उन्होंने भी बोल दिया कि ऐसे बच्चे ठीक नहीं हो सकते, इनका कोई भविष्य नहीं है। इसलिए वो जो थिंकिंग उनके पास बैठी हुई है, वो थिंकिंग ही उनके दिमाग में है। वो अभी तक भी कहते हैं कि इसको कुछ नहीं हो सकता, जबकि उसमें अब थेरेपी के बाद धीरे धीरे जो चेंजेस आ गए हैं, वो उनको भी जब बच्चे को देखेंगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि बच्चे में क्या चेंजेस है। और वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे कि एक्सेप्ट ही नहीं करना ना उन्होंने। सिर्फ बाहर से आवाज लगा जाना और हाथ हिला जाना, उससे नहीं पता चलता। जब तक बच्चे के पास बैठा नहीं जाएगा, बच्चे की महसूस नहीं की जाएगी। ये शुरू में रोता था कि मुझे बुलाते नहीं है, अवॉइड करके जाते हैं। बच्चा फादर को बुलाता था, बच्चा तो ये समझते नहीं थे ना कि भी कैसे बुलाया जा रहा है, क्यों करना है, क्या चाह रहा है। 9 साल तक ये खूब रोया, सारी रात में इसको उठा के सोती थी। मुझे सुबह सुनने को मिलता था कि मैंने दुकान पे बैठना है और ये सारी रात सोता है, मेरी नींद खराब होती। 10 साल के बाद, 11 साल के बाद, फादर ऐसा बोलते थे। 11 या 12 साल के बाद इस जब थेरेपी नॉर्मलिटी से चली और इसने सोना थोड़ा शुरू किया, तब इन्हें लगा कि हाँ जी, बच्चे में कोई हरकत है और बच्चे में कुछ महसूसनेस होती है, हमें भी पता चलता है। तू कैसे चलाती थी? मैंने कहा मैं सारी रात जागती थी, मुझे पता था मैं कैसे उसको लेके बैठती थी, उसकी आवाज बाहर नहीं आने देती थी। सारी रात वेले जब वो सो जाता प्रॉपर नींद में, तब मैं अंदर आती थी, नहीं तो उसके वेले तो मैं सारी रात, चाहे मुझे सारी रात 3 बजे सोऊं चाहे 4 बजे सोऊं, वो मेरी हेडेक है, उनकी कोई हेडेक नहीं है। सोना भी मतलब दुश्वार सा हाँ, लग रहा था। अभी भी दुश्वार है, क्योंकि उन्हें अभी भी नहीं हेडेक। अब वो अपना मस्त है, पीछे अगर छोड़ के दिया है, अपना खाएंगे पिएंगे और सो जाएंगे चद्दर तान के। उन्होंने ये नहीं देखना कि उसके पास बैठना है, क्योंकि उसने कहना तो कुछ नहीं है। अब टीवी देख रहा है, आराम से मस्त होकर बैठा रहता है, वो तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में बताइए कि फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे ले? फाइनेंशियल सपोर्ट होता तो सर आज उसकी दुनिया ही बदली हुई होती। फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं था। फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देना ना, तभी तो फिर गवर्नमेंट में भागना पड़ता है। गवर्नमेंट में थेरेपी फ्री होती है, कोई इक्विपमेंट भी चाहिए तो उसके लिए भी फ्री भागना है। नाम लिखवा दो, जब बारी आएगी 1 साल गवर्नमेंट में नाम लिखवा दो, गवर्नमेंट से मिल जाएगा। गवर्नमेंट से तो मिलना ही, वो इन बच्चों के लिए खोल के तो बैठे हैं। आज जैसे लास्ट ईयर एक्सीडेंट हुआ था, व्हीलचेयर के लिए कितनी प्रॉब्लम हो रही है। वो डॉक्यूमेंट्स गलती से किसी ने बना दिए मेरे फ्रॉड से, वो 1 साल हो गया, मुझे अभी तक व्हीलचेयर नहीं मिल रही, और मुझे व्हीलचेयर के बिना कैसे दिक्कत हो रही है, मुझे प्रेशर नहीं। देखिए मैं यही बताना चाह रहा हूँ, देखिए कि मदर के साथ क्या इशू रहा कि व्हीलचेयर एक्सीडेंट हो गया था बच्चे का, व्हीलचेयर टूट गया और व्हीलचेयर के लिए अप्लाई किया और आज तक व्हीलचेयर मिल ही नहीं रहा उनको। उन्होंने प्राइवेटली व्हीलचेयर को परचेज किया और हम कहते हैं कि गवर्नमेंट बहुत कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। और देखिए कि मदर के साथ कितना अभी 1 साल से वो कागज बने हुए हैं, और ना तो वो मैडम फोन उठाती है, ना अपना वो रिस्पांस देती है कि मैंने देना है या नहीं देना। और क्लियरिंग चिट तो दे दी 1 साल धक्के खाने के बाद कि मैंने अभी प्रोवाइड करनी है, वो कब प्रोवाइड होएगी, कौन से कैंप में मिलेगी, वो भी नहीं पता। और फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से कितना मिलता है? क्योंकि फैमिली की तरफ से तो बिल्कुल नहीं मिल रहा आपको। उनकी तरफ से तो वो 2500 ही आते हैं जो मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ, 2500 रुपए पेंशन देते हैं, 2500 रुपए। ये विकलांग से मत। हाँ हाँ, ठीक है, 2500 रुपए का सपोर्ट मिलता है। आप देखिए कि कैसे वो थेरेपी कराएंगे, कहाँ जाएंगे और कैसे वो अपने बच्चे को गेन करेंगे। देखिए फिर भी कितना मेहनत लेकर चल रही है बच्चा। क्या खाना है क्या नहीं खाना, उसमें सब कुछ वो एडजस्ट करना है। एक आज की डेट में उसको खाना मिल रहा है, खाना भी वो ही क्या है कि उसने पहले शुरू में तो कुछ खाया नहीं, अब उसको टेस्ट भी नहीं लगे हुए किसी चीज के, क्योंकि आजकल के बच्चे तो जैसे चिप्स वगैरह खा लेते हैं, हमारे बच्चों को तो आदत ही नहीं लगी। ना मिलने, जब मिलेगी कोई चीज नहीं तो उसका टेस्ट भी कैसे लगेगा। कुछ वो बीमार ज्यादा रहने की वजह से उसमें टेस्ट भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसलिए उनको इस चीजों का मालूम नहीं है। अब ले दे के सिर्फ एक बिस्किट वगैरह खाता है, वो भी सिर्फ बिस्किट, और कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई चिप्स नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि गले में डालते हैं तो उसके गले में टकने का डर रहता है, इसलिए ऐसी कोई चीज देते नहीं। एक निर्माया योजना थी जिसको लेके आपने बताया था मुझे पहले कभी कि निर्माया योजना से आपको निर्माया की स्टार्टिंग में तो मैंने शुरू करी थी, क्योंकि वो स्पेशल स्कूल वालों ने ही बनवा के दी थी मुझे। 2009 के आसपास की बात है। कितना रुपए मिलता था जिससे? वो तो वो जैसा हम खर्चा करेंगे वही फंड्स वगैरह मिलेंगे उसमें। जैसे मान लो जो उनके बिल्स हैं, दवाइयों के, डॉक्टरों के, उसके जैसे चार्जेस लगते हैं, वही वो देते हैं। और मैं आपको निर्माया योजना का एक स्कीम है जिसमें क्या होता है कि स्पेशल बच्चे के पेरेंट्स को 1 लाख रुपए तक मिलता है, जिसमें वो डॉक्टर का भी खर्चा निकालना है, ऑपरेशन का खर्चा निकालना है, जितने भी खर्चे उसी में निकालना है। थेरेपी के लिए उसमें 15,000 का अलॉटमेंट है, 15,000, ओनली 15,000। और थेरेपी के चार्जेस इतने बड़े हुए मार्केट में कि पेरेंट्स अफोर्ड कर ही नहीं सकता। लेकिन मैम ने गवर्नमेंट का रूट अपनाते हुए, गवर्नमेंट पे दिखाते हुए एक खुद से सीखने की कोशिश की और खुद से ट्राई किया बच्चे के साथ काम करना। और ये हमें पता लगा कि मैम इतना एफर्ट डालती है उनके बच्चे के साथ कि आई थिंक प्राइवेट वाला भी नहीं डाल सकता उतना। मैम एक बात बताइए कि गवर्नमेंट सपोर्ट तो मिला ही नहीं आपको, प्राइवेट सपोर्ट भी? क्योंकि जो
एक बार चली थी स्कीम निर्माया की, उसमें एक बार 250 रुपए का था, वो मदर इन लॉ ने एक चेक दे दिया था 250 रुपए का, बस। उसके बाद वो उन्होंने नेक्स्ट ईयर्स उन्होंने पेमेंट बढ़ा दी, 500 रुपए करके जाएंगे। वो मैंने फिर किसी से लेके उसको 2 साल जमा करवाए। फिर जिन थेरेपिस्ट के पास मैं जाती थी वो बोले मैडम आप जितनी करवाओगे उतनी आपको पहले वहां चार्ज भरने पड़ेंगे, उसके बाद आपको रिफंड होके मिलेगा। ऐसे नहीं है कि आप जाते ही आप पर्ची पकड़ाओगे तो मिल जाएगा। मैंने कहा सर ये इतनी सिरदर्दी वाला मेरा काम नहीं है। पहले मैं किसी को पकड़ूं, वो डीडीए ड्राफ्ट बनवाएगा, उस टाइम पे वो डीडीए से चलता था, कुछ स्लिप बना के उनको पहले देनी पड़ती थी, उस तरह बैंक में जाके जमा कराओ। मेरे बस का इतना टाइम नहीं था कि बच्चे को छोड़ के जाया जाए। फिर वो ना भरने की वजह से फिर वो स्कीम भी बंद हो गई मेरी। फिर जब दोबारा पता कोशिश करी तो वो 1 साल तक तो मैडम ने हमारा झल्लापन काटा रहा, आज करवा दूंगी वहां करा दूंगी। फिर पता चला किसी के जरिए कि वो शायद 14 या 15 साल तक के बच्चों के ही करते हैं, उसके बाद की एज का मुझे नहीं पता। फिर वो मेरी स्कीम बंद ही हो गई, फिर जब दोबारा रीओपन ही नहीं हुई। तो ये भी देखिए निर्माय योजना जब मैम रेगुलेट कर रही थी तो 14 to 15 ईयर्स तक ही आपको प्रोवाइड की जाती है। मान लीजिए बच्चा बड़ा हो जाता है और उसको थेरेपी की नीड होती है तो वो वहां पे पैसा मिल ही नहीं रहा पेरेंट्स को। साथ के साथ ये भी है कि पेरेंट्स कहाँ कहाँ भागे, पेरेंट्स चीजों को मैनेज करने के लिए कहाँ कहाँ भागे। अपने बच्चों को देखे कि पेरेंट्स पैसे के लिए भागे। पहले प्राइवेटली सेशन कराओ, पूरा पैसा प्राइवेट वाले को दो, फिर प्राइवेट वाले बिल बनाएंगे, उसका डीडी बनाएंगे, क्या क्या बनाएंगे, फिर वो 1 मंथ के अंदर अगर आपने भेज दिए तो आपको रिफंड है, नहीं तो नहीं मिलेगा। अच्छा 1 मंथ के अंदर भी अगर पहले तो ये था, आपका मुझे नहीं पता। अच्छा तो पहले यही होता था कि 1 महीने के अंदर अगर आपने उन्हें भेज दिया, क्योंकि मैंने इसका कान में इसकी प्रॉब्लम हो गई थी तो दिखाया था गोयल में, ये गोयल हॉस्पिटल है कृष्णा नगर में, इसमें दिखाया था। तो डॉक्टर्स की चार्जेस और दवाइयों के प्रिस्क्रिप्शन लगा के उनके पास जोड़े। उन्होंने पेमेंट ना करने के चक्कर में गलत एड्रेस पर डाल के वो चेक भेजा, मेरा जो भी अमाउंट का था। वो जिसके घर गया उसने भी 2 महीने तक चेक अपने पास रखा और वो 6 महीने तक उस पर चेक की वैलिडिटी होती है। 6 महीने के बाद मुझे वो चेक मिला तो फिर वो कहाँ से रिफंड होना था बताओ। उनकी एड्रेस की लापरवाही की वजह से भी वो जो पहला चांस मुझे रिफंड के लिए मिलना था वो भी नहीं मिला। उसके बाद मैंने फिर हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा मेरे बस का नहीं है कि मैं इधर भी भागूं उधर भी भागूं। और फिर रिफंड करने के लिए फिर मैं राजेंद्रा पैलेस तक गई थी इसको रिफंड करवाने के लिए कि नोटिस डालो कि मेरी ये स्कीम बंद कर दो, मुझे नहीं चाहिए। मैंने कागज साइन करके दिए। मैंने वहां पे राजेंद्रा पैलेस पे जाकर, इनका ऑफिस है निर्माया वालों का, वहां पे मैंने फिर इसको दिया और बंद किया। मैम बता रही कि निर्माय योजना का जो ऑफिस है जो ये रेगुलेट करते हैं निर्माय योजना को, राजेंद्र प्लेस में, राजेंद्र प्लेस पहले तो वहीं था सर, राजेंद्र प्लेस में पहले वहीं था, पता नहीं कहाँ होगा। लेकिन वहां पे क्या हुआ कि किसी ने वहां के किसी स्टाफ ने गलत चेक बना के एड्रेस गलत डाल दिया था, मतलब चेक बना के गलत एड्रेस, और वो कहीं पे पहुंच गया जिसकी वजह से रिम्बर्स ही नहीं हो पाया। और मैम सफर करते रह गए, इधर उधर भागते रह गए। छोटे से अमाउंट के लिए पेरेंट्स कितना परेशान हो जाता है ये गवर्नमेंट वालों को दिखता नहीं है। और मैं 100% कह रहा हूँ कि आज भी हम लोग जब गवर्नमेंट को देखते हैं, नोटिस करते हैं, तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैंने देखा है पॉडकास्ट पे आके इतने बड़े बड़े पेरेंट्स हाव भाव दिखाते हैं। आज इन मदर से सुनिए कि जिन मदर के पास पैसा नहीं है वो कैसे काम करेंगे। स्पेशल बच्चों को बैंक में ले जाने की कितनी फैसिलिटीज है। आज तक बच्चे हमारे बैंक के बाहर खड़े होते हैं, बैंक के अंदर नहीं जा सकते। वो भी किसी से रिक्वेस्ट करो तो वो दरवाजा खोलते हैं, तब हम इसको व्हीलचेयर के साथ अंदर लेके जाए। फिर मैंने साइनिंग अथॉरिटी ली बैंक वालों से। मैं कहा मैं बच्चा बाहर खड़ी करके उसकी पेंशन निकालने नहीं आ सकती, क्योंकि ना तो आपके मैसेज आते हैं। अच्छा, तो वो बाहर बोलते बाहर खड़े बाहर रखते थे, उसको बाहर खड़ा करते थे, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड का मर्जी होगी तो वो गेट खोल देगा। शीशे वाला चैनल डोर तो खुला ही होता है, उसके आगे एक शीशे का दरवाजा होता है, वो हाफ खोलता है। व्हीलचेयर के लिए तो फिर पूरा चाहिए ना दरवाजा खोल के, धक्का मार के जाएंगे। वो अगर सिक्योरिटी गार्ड अच्छा मूड में बैठा हुआ है तो वो खोल देता था, नहीं तो फिर हम बाहर छोड़ के जाते थे। 2 बार मैं लेके गई क्योंकि मुझे पैसे जरूरत चाहिए थे, वो पैसे निकालने नहीं दे रहे थे। फिर मैंने अथॉरिटी में डाला, इन्होंने मेरी पेंशन रोक दी। मैंने कहा रीजन तो बताओ क्या रीजन है। कह रहे हैं माइनर से मेजर होगा। मैंने कहा तो ये आप मैसेज में भी तो डाल सकते हैं ना कि बच्चा अगर माइनर से मेजर में आ गया तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी पेंशन बनाने के लिए मुझे किसी ने बता दिया था कि इसका अंगूठा मत लगवाना। अगर आपने गलती से इसका अंगूठा लगवा दिया फिर आप पेंशन के लिए धक्के ही खाते रहोगे, फिर तो आपको एक बार भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, मैं पेरेंट्स को बता दूं, माइनर से मेजर का मतलब है कि एक माइनर कंडीशन है, कोई सीवियरिटी नहीं है। अब वो सीवियर हो गया तो हम पेंशन नहीं देंगे, पहला। दूसरा, अगर आपका बच्चा एजुकेटेड हो गया तो पेंशन नहीं देंगे। तो देंगे किस लिए? अब अगर बच्चा अच्छा हो गया तो देंगे किस लिए? अगर आपका बच्चा एजुकेटेड हो तो हमें क्यों चाहिए? फिर जो नहीं हो पा रहा उसके लिए तो चाहिए। लेकिन देखिए लॉ कैसे बनाए कि अच्छा हो जाएगा बच्चा तो अरे भाई नोटिस तो करो, असेसमेंट तो करो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी मैंने उसको पता है कि उसमें 100% की डिसेबिलिटी है,
ये तो ऊपर ही करिश्मा है कि उसमें कब कौन सा चेंज आएगा, ये हमारे हाथ में नहीं है ना थेरेपी। तो उसके बाद भी वो लोग इतने कॉम्प्लिकेशन डालते हैं कि भाई ये नहीं करना और वो नहीं करना। फिर उन्होंने पेंशन रोकी, फिर मैं गीता कॉलोनी गई इनके ऑफिस, उन्होंने मुझे दिल्ली गेट भेजा, कहते हैं वहां जाके आपको ये सारे कागज दोबारा से रीओपन कराने पड़ेंगे, फिर हम इसकी पेंशन चुलाएंगे। मिल गई 8 महीने की रुकी हुई, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिली, पर उन्होंने वो 8 महीने की रोक के मुझे जो धक्के खवाए वो मुझे पता है मैंने कैसे धक्के खाए और कैसे पेंशन को जोड़वाया और फिर कैसे चालू करवाया। आज की भी डेट में भी यही परेशानी होती है कि वो पेंशन के मैसेज बजते नहीं। अब उन्होंने नया रूल बना दिया कि 2500 से कम जो पेमेंट आएगी वो हम अकाउंट में आपको बताएंगे नहीं, आपके सिर्फ डाल देंगे कि आपका वहां से मैसेज पेंशन आ गया है। अब जब तक हमें मैसेज नहीं बजेगा तो हम बैंक में कैसे जाएंगे? पहले मैसेज बजते थे। अब इस साल से ये ड्रामा शुरू हो गया है, नए 25 ईयर से ये जो गवर्नमेंट आई है इन्होंने ये बना दिया है कि 2500 से कम की जो रकम किसी के भी अकाउंट में आएगी, ये डिसेबिलिटी वालों का नहीं है, सबके साथ यही है कि उसका मैसेज हम नहीं बजाएंगे, आपको बैंक में ही आके पता करना पड़ेगा कि आपकी पेंशन आई है या नहीं है। 3 महीने से आई नहीं थी तो मुझे बैंक जाना पड़ा। तो ये बीजेपी गवर्नमेंट है, आप गवर्नमेंट है? बीजेपी है ना, बीजेपी गवर्नमेंट की वजह से इन्होंने ही रूल बनाए हैं, नए नए रूल बनते ये अभी बने जस्ट? हाँ, ये इसी साल से ड्रामा शुरू हुआ है। पहले मैसेज बचता था कि बैंक में पेंशन आ गई है, आपको निकालनी है तो आप जाके निकाल लो। हम ये वेट करते थे कि 2-3 महीने की इकट्ठे हो जाए, 2500 के लिए कौन भागने जाएगा। फिर 3-4 महीने की इकट्ठी हो जाती थी, हम निकाल लाने दे, और ज्यादा रख भी नहीं सकते, एक ये भी बीमारी है। ये तो अब उन्होंने मिनिमम बैलेंस का चक्कर डाला है, तो हम 5,000 रुपए उसमें छोड़ सकते हैं, नहीं तो हम ज्यादा पेंशन इकट्ठी करके वो रख ही नहीं सकते। कि ये कहते हैं कि हम उनको खर्च करने के लिए दे रहे हैं कि आपको जोड़ने के लिए दे रहे हैं, ये भी बताइए। मतलब पेरेंट्स फ्रस्ट्रेट होता रहा है, पेरेंट्स को कोई सपोर्ट नहीं है, पेरेंट्स को किसी तरीके से मैनेज नहीं करने दिया जा रहा। मैम एक बात बताइए कि आज आप कितना मेहनत करते बच्चे के साथ और उस टाइम कितना करते थे? क्या आज में मेहनत में कमी आई है या पहले की तरह भी उतनी ही मेहनत एफर्ट डालते हैं आप बच्चे के साथ? मेहनत में तो अब ये है कि 2-1 साल से थोड़ी कम हो रही है, क्योंकि मेरे को अपने हेल्थ इशू मेरे भी शुरू हो चुके हैं, क्योंकि एज के साथ ही सारे काम किए जा सकते हैं। लास्ट ईयर से थोड़ा ज्यादा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि सर्वाइकल का चक्कर पड़ गया था, तो फिर अब थोड़ा उसको ओवर लेना वजन मुश्किल हो जाता है, पर फिर भी जितना हो जाता है उसको हम एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं, सिटिंग वगैरह करा लेते हैं, जैसा उसकी बॉडी में अपने आप कुछ कहो तो कर लेता है, थोड़ा बहुत हिल डुल लेता है, मूवमेंट्स कर लेता है, पलट लेता है। लेकिन आज भी आप करते हैं? मतलब बच्चा 29-30 साल का होने वाला, लेकिन आज भी क्योंकि करना यूं पड़ेगा कि अगर हम उसे छोड़ देंगे तो फिर वापस वो बैकअप पोजीशन में चला जाएगा, फिर सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। करनी तो जरूरी है, बाहर कराओ या खुद करो, करनी तो पड़ती है। ये मैं आपको बता देता हूँ, इनके बच्चे के साथ सेरेब्रल पाल्सी का कंडीशन है और सेरेब्रल पाल्सी में बहुत लॉन्ग टर्म तक बच्चे को नोटिस करना पड़ता है और हर स्पेशल कंडीशन में करना पड़ता है कई बार, लेकिन जैसे सेरेब्रल पाल्सी कंडीशन में बहुत ज्यादा करना पड़ता है। और हमें ये देखने को मिलता है कि अगर आपने अपने बच्चे को स्किप किया तो बच्चा उसी कंडीशन में चला जाएगा जैसे पहले था, और ये हर कंडीशन में भी होता है। तो बच्चे के साथ हार नहीं मानना है, बच्चे को पूरा एक स्ट्रेंथ आपका देना पड़ेगा। बिल्कुल सही मैम। और मेरे को ये लगता है कि जैसे आप मेहनत कर रहे थे तो पेरेंट्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे कि हाँ पेरेंट्स भी उतनी मेहनत करें? कैसे मेहनत करें? पेरेंट्स क्या सोच के मेहनत करें? पेरेंट्स में तो पहले अपने में दिमाग में सेट करके रखना पड़ेगा कि हाँ हमारा बच्चा अलग नहीं है सबसे, क्योंकि अगर खुद नहीं सोचेंगे कि हमारे बच्चे को निगलेक्टिंग में डालेंगे, क्योंकि अभी लास्ट ईयर मैंने अपनी भांजी के पास 2 बच्चे देखे थे। अच्छा। उनकी कोई रिलेशन में है, वो दोनों ट्विंस हैं, दोनों बच्चों को प्रॉब्लम है, सीपी है शायद, पता नहीं क्या प्रॉब्लम, ऑटिज्म के बच्चे हैं दोनों, डॉक्टर ने डायग्नोज कर दिया। फिर भी पेरेंट्स इतने लापरवाह हैं कि उनका ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते, उनको बस मोबाइल्स और गाड़ियों में घुमा घुमा के उनको ऐसी सेटिंग में डाल दिया है कि बच्चे उनके बिना चल ही नहीं सकते। और बच्चे इतने स्मार्ट और सुंदर हैं कि कुछ कह नहीं सकते। जैसे आपके सेंटर में वो दोनों ट्विंस आते थे, जो सेम ऐसे बच्चे हैं, सेम कपड़े पहनने हैं, सेम सब कुछ करना है। मैंने तो सिर्फ 2 मिनट के लिए उनकी वीडियो देखी थी, बाय सामने फेस से तो देखा नहीं। मैंने उनको राय दी थी और मैंने इनको सेंटर का भी वो दिखाया था, पर वो पेरेंट्स कहते हैं हमें करना ही नहीं, हम तीसरा चांस उठा लेंगे पर उन बच्चों को नहीं देखेंगे। और जबकि फाइनेंशियल और पैसे से सब सक्षम है, क्योंकि इतनी हाई फाई गाड़ियों में उसे घुमा रहे हैं जब बच्चों को, और इधर उधर सब जगह लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं हम नहीं, तैयार ही नहीं है बच्चों को एक्सेप्टेशन लेने में कि उनको ऑटिज्म की बीमारी। अब वो पेरेंट्स उस तरीके से मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स पहले से ही पढ़ के आते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, और वो 6 या 7 महीने, ज्यादा 1 साल में अपनी हिम्मत को लैप्स कर देते हैं कि हमें करना ही नहीं है, क्या है इसमें आना तो कुछ है नहीं, क्या करना, छोड़ दो। खास तौर पर लड़कियों के साथ ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि वो लोग चाहते नहीं है
कि हम इनके ऊपर ध्यान दिया। कई लोग तो सो के 2.5-3 साल 4 साल के बाद बच्चे को उठाते हैं कि हमें इसमें करना है। ये प्रोग्रेस अगर देखनी है तो कम से कम 6 महीने या 3 महीने का, 1 महीने का बच्चा आपका हो गया, अगर आपको पता चल गया कि बच्चे में कोई दिक्कत है, आपको तभी से स्टार्ट होना चाहिए और 2 साल तक आते आते में वो काफी प्रोग्रेस में आ जाएगा। क्योंकि मैंने अमर ज्योति में देखा था कि एक मोमडन लेडी थी, उसके 5 बच्चे थे और वो गलती से एक चांस और उठ गया, वो एक लड़की हो गई और डॉक्टर ने उसको डिलीवरी के टाइम एक हाथ से उठा दिया और उसका वो हाथ जो है उतर गया वहां से, उसको प्रॉब्लम हो गई। वो 1 महीने 7 दिन की थी, पता नहीं 8 दिन की, फिर वो अमर ज्योति में लेकर आए, 2-3 महीने लगाए उन्होंने, उसका वो हाथ सही हो गया। और वो अभी भी अब आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि अब तो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि जो शुरुआत छोटे होते हुए पकड़ी जाएगी वो शुरुआत बड़े होने में नहीं पकड़ी जाएगी, क्योंकि हड्डियां नाजुक होती हैं, बाद में हड्डियां स्टिफ हो जाती हैं, बच्चा अपनी ही दुनिया में लगा रहता है। फिर आप लाख कोशिश कर लोगे कि उसको दुनिया में लाना है, वो नहीं आएगा। क्योंकि आजकल के पेरेंट्स क्या करते हैं, मोबाइल दे के बच्चे को बैठा दिया या कोई टीवी लगा दिया, यूट्यूब पे पिक्चर्स वगैरह दे दी, बच्चों के कार्टून्स लगा दिए, बच्चे उसी में खोए रहते हैं। वो उस दुनिया में रह जाएंगे तो वो उसी दुनिया के रह जाते हैं। और फिर हम जबरदस्ती उनके साथ कुछ करना चाहते हैं तो बच्चे करने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उनको पता चलता है कि ये हमारी दुनिया नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी इमेजिन से अपनी दुनिया एक अलग बना रखी होती है कि हमें इसमें ये करना है और हमारे साथ ये होना है। और अगर वो हट के उनसे कुछ काम करें तो फिर बच्चे चिड़चिड़ और करते हैं और काम करने के लिए फिर उसमें रिजल्ट भी कम आता है। एक चीज और मैसेज दीजिएगा मैम कि जिन मदर के साथ उनके ना हस्बैंड सपोर्टर है, ना जिनके घर में सास ससुर सपोर्टर है, ना उनके फैमिली में सपोर्टर, रिलेटिव सपोर्टर नहीं, उनको कैसे क्या सोच के काम करना चाहिए बच्चे के साथ? देखो, उनको तो खुद ही हिम्मत करनी पड़ेगी, जैसे मैंने करी। अगर हम सोचते रहेंगे कि सब कुछ अपने आप होगा तो अपने आप तो होगा नहीं, वो करने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी और हमें ही बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे लोग नहीं आएंगे। अपना बच्चा अपने ही होता है, अपने लिए कि अपने लिए है, और फिर जो हम पेन लेंगे वो दूसरा कोई नहीं ले। करेक्ट। हाँ, ये बात भी सही कि जो आप पेन ले सकते हो कोई दूसरा नहीं ले सकता। हमें तो पता है ना ये हमारा बच्चा है, एक दूसरे को तो पता है ये दूसरे का बच्चा है, ठीक है बैठे रहने दो, हमें क्या करना है, हमें तो अपने समझ के करना है ना, वो तो दूसरा समझ के करेंगे। जो थेरेपिस्ट अगर तुम आप घर में भी बुला के करवाते हो, वो उतने लगाव से नहीं करेगा। इस बीच मैंने एक थेरेपिस्ट घर भी बुलाया था। अच्छा कि भाई आपका सेंटर दूर जाने की वजह से मुझे प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। जो आपने वो गाजियाबाद यूपी बॉडी पे खोला था, उससे पहले किसी ने मेरे को बोला कि ये थेरेपिस्ट बहुत अच्छे हैं, आप इसे घर बुला लो, ये भी वही चार्जेस लेंगे जो आपके वहां आने जाने में लग जाते हैं और वो जो वहां आप उनको पे करते हो। मैंने एक विजिट कराई, उसको घर बुलाया और उसने बोला कि बच्चा कैसा है। मैंने कहा ये बच्चा आपके सामने है। इससे पहले क्योंकि कोरोना काल चल रहा था तो हमने सब वीडियोस, उसकी वीडियो वर्क ही होता था, ऑनलाइन काम करवाते थे तो वीडियो वर्क होता था, हमने उसको ये दिखा दिया। वो तो ये चल रहा था कि बच्चे को कुछ आता ही नहीं है, मैं उस तरीके से चलूंगा और इनका पप्पू बनाऊंगा और इनसे पैसे कमाऊंगा। वो पर विजिट उसने 500 रुपए की एक रखी थी मेरे पास घर आने की, कि मैं 500 रुपए में एक दिन आऊंगा, आप जितने दिन मुझे बुलाओगे उतने पर डे के हिसाब से मुझे चार्ज होना है। और जब उसकी रिपोर्ट वो देखी उसने वीडियोस और उससे पूछ लिया कि उसने पहले कहाँ से थेरेपी कराई थी, ये कैसे चल रहा था। उस बीच वो 18-19 के बीच में की भी तब तक बनी हुई थी, जो कंचन मैडम के पास जाती थी। उसमें फिर हमने आपका नाम लिया तो वो तो बिदक गया कि वो आपका जूनियर था नीचे। वो बाद में बाल खोली, जब मैंने उसे कॉल किया फिर वो मुझे टालने लग गया। मैंने कहा सर आप अपने घर बैठो, कोई बात नहीं, हमारी जैसी दाल रोटी चलेगी, हम अपने आप देख लेंगे, जो पकाना है हमें खुद ही पकाना है, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि पकी हुई पे पकाना आसान है, खुद बना के पकाना बहुत मुश्किल काम है। करेक्ट। देख पा रहे होंगे पेरेंट्स आप लोग की बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली है, और मेरे को ये लगता है कि अगर इन पेरेंट्स से मेहनत करने का अगर जज्बा सीख लिया जाए तो आई थिंक हमारी सोसाइटी में एक अलग ही चेंज देखने को मिले। और किसी भी तरीके से हार नहीं मानना है, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट ना मिले, चाहे मेंटल सपोर्ट ना मिले, चाहे किसी भी तरीके। देखो जो आप खुद कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता, जो एक मदर कर सकती है कोई नहीं कर सकता, इसलिए मदर को भगवान का रूप बोला गया है। और मुझे लगता है कि जैसे मैम ने, भव्य की मदर ने जिस तरीके से एफर्ट डाला है, आई थिंक कि कोई कर पाएगा। लेकिन अगर आप कर पाएंगे तो ये बहुत एक ड्रास्टिक चेंज होगा। मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने बच्चे के साथ उसी तरीके से मेहनत करें। लॉन्ग टर्म का विजन क्यों ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में उतना ही एफर्ट डाले। शॉर्ट टर्म में अगर आपने सोचने की कोशिश की तो शायद अपने बच्चे का नुकसान कर बैठेंगे। और आपने उस बच्चे को पैदा किया, जैसे मैम ने कहा कि हमने पैदा किया, हम ही चीजों को बच्चे को देख रेख करेंगे, हमारी जिम्मेदारी, हमारा बच्चा। पेरेंट्स के
खुद बच्चे के साथ अपना लगाव नहीं दिखाएंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम ही समझेंगे कि ये हमारे लिए एक तरह का मुसीबत है या बोझ है, तो कई बार मुझे भी लगता था कि मैंने क्या भगवान ने मुझे दे दिया, इससे तो अच्छा ना देता पैदा। मैं कई बार उसको बोल देती हूँ पर उसको समझ में आ जाता है कि मेरी मम्मी ऐसे बोल रही है मुझे, एक आध बार गलती से मुझे निकल गया मेरे मुंह से तो वो मेरी जान खाता है कि तुम सारे मुझे ही क्यों बोलते हैं, घर के दूसरे लोग भी हैं, बाहर के भी लोग कई बार ऐसे बोल देते हैं ये यार कैसा बच्चा जा रहा है, वो अब उनसे लड़ पड़ता है। और नहीं तो कईयों को तो फिर जो ज्यादा पहचान के बंदे मिलते हैं उनको स्पेशली सामने से बुला के बात करता है कि भी हाँ मुझे बात करनी है। तो ऐसे हमें भी लगता है वो, जबकि हमारे घर वाले नहीं चाहते कि उसको सोसाइटी में जोड़ा जाए। वो बच्चा हमारा ऐसा है कि उसको जहाँ जाना है वहां जाना ही जाना है, चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, उसको लेके बाहर निकलना ही पड़ता है। और उसे ना निकालेंगे तो वो डिप्रेशन मोड में चला जाएगा। जैसा 1 महीने फिर एक्सीडेंट के बाद बिस्तर पे रहा था, तो उसके बाद उसको वापस लाने में बहुत टाइम लग गया कि उसको रिवर्स बैक में कैसे लाना है। ये देखिए आज बच्चा, मैम का बच्चा बहुत खुश है, बहुत सोशलाइज है। आज उनका बच्चा बहुत अच्छा है, उनको नोटिस कर पाता है, उनको समझ पाता है, उनसे बातें कर पाता है, उनसे एंगेज हो पाता है। आज जब थेरेपी लिया गया है सब रिहेबिलिटेशन सेंटर में, जब आई मैम और कंचन मैम से मिली, कंचन मैम सपोर्ट दे रही है इनको और आगे भी थोड़ा देते रहेंगे कैसे जिस भी तरीके से दे पाए वो। और मैम भी काफी अच्छी है, मैम बहुत सपोर्ट करती है हमें। मैम के साथ मिलकर हमें पॉजिटिविटी आती है कि हमें कितना मेहनत करना चाहिए, चाहे हमारे बच्चे में ऐसी कंडीशन है या नहीं है। लेकिन जो मैम से बात करता है उनके अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे पेरेंट्स की वजह से लोग सीखे, समझे और अपने बच्चे के साथ काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमारे से मिलने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। नमस्कार।